series is Machiavelli, the major and the third Western philosopher. मैकावली के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूं और आपको आइडिया दूं, प्लेटो एंड अरिस्टोटल की थेरीज के बाद पॉलिटिकल साइंस में जितना बड़ा रोल मैकावली का है उतना किसी का भी नहीं है. एंड व्हाई इज दैट सो? बिकॉज ही इज़ ऑल्सो द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स. मैकावली को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स के साथ साथ फादर ऑफ रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट भी कंसीडर किया जाता है. अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है तो मैं आपको चार्ट आउट और आर्टिकुलेट कर देती हूँ रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के कुछ पॉइंट्स. रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी नेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं वो बेसिकली पावर पॉलिटिक्स के रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो सस्टेन करती हैं, या फिर उनमें एनार्की होती है, या फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर पॉलिटिक्स जो हैं उसको एक्वायर कैसे करना है, अपनी अपनी पावर को मैक्सिमम कैसे करना है और दूसरी स्टेट को टॉपल डाउन किस तरह से करना है. That method matters the most in realistic school of thought. और रियलिज्म क्लियर कट ये कहता है कि कोई भी नेशन ये टॉलरेट नहीं करती है कि किसी भी दूसरी नेशन की पावर उससे ज़्यादा हो. दैट इज़ वाई वॉर्स का सिनेरियो भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ब्रूटल पॉलिटिक्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड सेम इज़ द सिनेरियो विद ऑल अदर थिंग्स के जो आप देखते हो डिफरेंट डिप्लोमेसी, दितांते, हिडन एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं ताकि दूसरी स्टेट की पावर को कम किया जा सके. तो मैकावली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंटरनेशनल रिलेशंस के रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के अंदर भी. अलॉन्ग विद दैट बेटे अगर मैं आपको थोड़ा सा और फर्दर एलाबोरेट करूं तो मैकावली वाज द वन जिसने बेसिकली एलाबोरेट और एक्सप्लेन किया था कि आपकी मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर आपके मोनार्क्स की पावर क्या क्या होनी चाहिए ताकि उस मोनार्क को कोई चैलेंज ना कर सके. एंड अगेन व्हाई इज दैट सो? क्योंकि मैकावली का जो टाइम पीरियड है एंड जो वहाँ वो जब पैदा हुआ था तो एट दैट टाइम इटली के अंदर बहुत ज़्यादा सिविल क्योस क्रिएट हुआ था और आपकी उस टाइम पे एम्पायर्स इस तरह से एग्जिस्ट करती थी कि एक मेन हब और मेन सेंटर होता था और उसके इर्द गिर्द सारी टेरिटरीज एग्जिस्ट करती थी. अब जो टेरिटरीज होती थी बेटे वो बेसिकली टैक्सेशन पे करती थी सेंटर को, और सेंटर बेसिकली फॉरेन पॉलिसी को, इकोनॉमी को, मिलिट्री को मैनेज करता था. वाई इज दैट सो? क्योंकि उस टाइम पे टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म की फ़िलासफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आप जितनी ज़्यादा अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को रूल कर पाएंगे. अब टेरिटरी को एक्सपैंड करने से क्या मुराद था? टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म के अंदर बेसिकली 3 मेजर पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं. पहला पॉइंट, जब आप टेरिटरी को मैक्सिमाइज करते हो तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेरियन इकोनॉमीज एग्जिस्ट कर रही थी. डैट मीन्स एग्रीकल्चर इकोनॉमीज. एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर आप जितनी ज़्यादा लैंड एक्वायर करते जाते हो उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने लोगों की नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हो, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को फुलफ़िल कर सकते हो, उनकी फूड एंड हंगर नीड्स को केटर कर सकते हो. पहली बात. दूसरी बात, जितनी ज़्यादा आप अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करते हो उतने ज़्यादा आपके नेचुरल रिसोर्सेज एक्सपैंड होते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सपैंड होने से बेटे उस टाइम पे ये होता था कि जो बहुत एक्सपेंसिव मिनरल्स हैं या बहुत एक्सपेंसिव आपके गोल्ड सिल्वर आप वो एक्सट्रैक्ट करवाते थे और उसके ऊपर आप गोल्ड सिल्वर एक्वायर करके सिल्वर को आप मोस्टली यूज़ करते थे अपने वेपन्स बनाने के लिए, और गोल्ड से जो है वो बेसिकली इट्स लाइक अ बार्टर सिस्टम. उससे आप डिफरेंट टेरिटरीज़ के साथ या डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ या स्टेट्स के साथ या एम्पायर्स के साथ जो एग्रीमेंट्स करते थे उसके थ्रू आप वो चीज़ें खरीदते थे जिनकी आपकी स्टेट को ज़रूरत होती थी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिविलियन आर्मी, द कंसेप्ट ऑफ सिविलियन आर्मी. अगर आप टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म की तरफ जा रहे हैं और क्योंकि उस टाइम पे आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी आईटी, हाइब्रिड वॉरफेयर जैसे जॉनरास एग्जिस्ट नहीं करे, तो इवेंचुअली आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी? आपको ज़रूरत पड़ती थी मैन पावर की इन योर आर्मी, ताकि आप अटैक कर सको, और बटालियंस जो हैं वो आपकी इतनी ज़्यादा एक्सेसिव हों कि आपका जो एनिमी है या जिसके साथ आपकी एमनॉसिटी है वो इतनी ज़्यादा तादाद में आपकी आर्मी को देख के खौफजदा हो जाए और वो टॉपल डाउन कर दे अपनी गवर्नमेंट और वो सरेंडर कर दे अपनी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को. तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स हैं जो बेसिकली उस टाइम पे फॉलो होते थे टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म में. इन 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली बेनिफिट्स देखे जाते थे. तो मैकावली का कहना ये था कि जो सिविल क्योस और जो मेस क्रिएट होता है वो तब होता है जब आपकी स्मॉलर स्टेट्स जिनको आपने एक्वायर किया होता है वो आपके सेंटर के अगेंस्ट रिवॉल्ट करना शुरू कर देती हैं. अब इसलिए वो ये कहता था कि सेंटर की पावर के अंदर जो मनाक है उसकी पावर्स ही इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई भी उसकी पावर्स को चैलेंज ना कर सके. मैकावली वाज द वन फिलोसोफर ऑल्सो जिसने बेसिकली आपके मनाक और आपके किंग की पावर्स को बेसिकली कंपेयर किया था आपके डिवाइन पावर्स के साथ.
डिवाइन पावर्स और डिवाइन क्वालिटीज़ का मतलब ये है बेटे, जिस तरह गॉड की पावर्स होती हैं वो उसको को रिलेट करता था आपके मोनार्क की पावर्स के साथ, ताकि कोई चैलेंज न कर सके। वाई इज़ दैट सो? क्योंकि उस टाइम पे एक और बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि डार्क एजेस का पीरियड था, और डार्क एजेस के टाइम पे बेटे सिनेरियोज ये चल रहे थे कि जब डार्क एजेस एग्जिस्ट कर रही थी तो उस टाइम पे पॉप्स वगैरह का रिलीजियस इटोनमी जो है वो बहुत ज़्यादा सेवेरिटी के साथ एग्जिस्ट कर रही थी, और लोगों को ना सिर्फ मोनार्क की पावर के थ्रू बल्कि रिलीजियस कॉनोटेशंस के थ्रू भी रूल किया जाता था। तो मैकावली वॉज द वन जिसने ये क्लेम किया कि आप बेसिकली ये जो रिलीजियस ऑटोनॉमी है इसको भी टॉपल डाउन करें, और सिर्फ मोनार्क की पावर्स जो हैं वो डिवाइन पावर्स जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि कल को रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी मोनार्क के अगेंस्ट इस्तेमाल ना किया जा सके। तो ये एक मैकावली का ओवरव्यू है कि जहाँ वो पैदा हुआ, जिस तरह के सिनेरियोस को वो फॉलो कर रहा था, और उसके लिए मोनार्किज्म कितना इंपॉर्टेंट था, और डेफिनेटली वो किस तरह रिलीजन के ऊपर एक स्पेसिफिक क्रिटिक कर रहा है। फिर ऑब्वियसली मैकावलियन पॉलिटिक्स का एक जॉनरा है, आप ये वर्ड भी अक्सर सुनेंगे। साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो रियलिज्म उनका पहला स्कूल ऑफ थॉट है, फिलोसफिकल फाउंडेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसमें मैकावली का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ मैकावलियन पॉलिटिक्स बेटा याद रखिएगा, इसका मतलब ये होता है द रियल एंड वेरी ब्रूटल पॉलिटिक्स। ऐसी पॉलिटिक्स जो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट को सर्व करें, ऐसी पॉलिटिक्स जो सिर्फ और सिर्फ आपको अल्टीमेट बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, ऐसी पॉलिटिक्स जिसकी वजह से आप अपने मैक्सिमम गेन्स को एक्वायर कर सको। अगर मैं कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स की बात करूं तो नो डाउट हम लोग ग्लोबलाइजेशन जैसे जॉनरास की बात करते हैं, हम को एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशंस ऑफ नेशंस की बात करते हैं, को एग्जिस्टेंस एंड हार्मनी ऑफ रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट नेशंस की बात करते हैं, हम बात करते हैं इंटरफेथ और इंट्राफेथ हार्मनी की। बट एवेंचुअली अगर आप इसको डिग आउट करो और इसको इन डेप्थ स्टडी करो तो आपको आइडिया होता है अल्टीमेटली एवरीथिंग एंड एवरी पॉलिटिक्स इज सो फार डन बिकॉज ऑफ योर ओन प्रॉफिट एंड ओन गेन्स। आपके जितने भी अपने फ़ायदे और गेन्स होते हैं ना, इवेंचुअली उसी के लिए फ़ाइट कर रहे होते हो, आप उन्हीं बेनिफिट्स के लिए फ़ाइट भी करते हो, आप उन्हीं बेनिफिट्स के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स को भी इस्तेमाल करते हो। इवन दो अगर मैं आपको ये बात भी कहूँ जो मैकावली भी कहता है, आपकी ये जो हार्ड पावर पॉलिटिक्स हैं या सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स हैं, अगर आप इसको भी मैकावलियन स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंगली स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि अक्सर आपकी सॉफ्ट पावर पॉलिसीज़ जो यूरोपीय यूनियन या चाइना जैसे कंट्री अडॉप्ट करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अपने गेन्स को मैक्सिमाइज कर सकें। एंड हाउ इज़ दैट सो? चाइना डिफरेंट कंट्रीज़ को वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू जितनी भी एड प्रोवाइड कर रहा है वो इवेंचुअली ये कह रहा है कि ये लोन मैं लीज के साथ वापस लूँगा। वाई इज़ दैट सो? क्योंकि उसको पता है ये अंडर डेवलपिंग स्टेट्स हैं और ये वापस नहीं कर पाएंगे, और जब वो इवेंचुअली वापस नहीं कर पाएंगे तो उसका बेनिफिट कौन लेगा? चाइना। यूरोपीय यूनियन को देख लेते हैं, यूरोपीय यूनियन भी अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करने के लिए मिडल ईस्ट के साथ अपने रिलेशंस को सस्टेन करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी ऑयल और एनर्जी पॉलिटिक्स को फुलफिल कर सके। लास्ट हम देख लेते हैं अमेरिका की एग्जांपल। अमेरिका हमेशा अपनी हार्ड पावर पॉलिटिक्स को यूज़ करता है, वेपनाइजेशन एंड वॉर थ्योरी। एंड अगेन वाई इज़ दैट सो? क्योंकि अमेरिका नोज वन फैक्ट कि हमारी वेपन इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा एक्सपैंडेड है कि अगर मैंने उसको इस्तेमाल ना किया तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कोलैप्स। इसीलिए अमेरिका वॉर की आइडियोलॉजी को यूज़ करता है, हार्ड और एग्रेसिव मैकेनिज्म्स को यूज़ करता है। लेकिन एवेंचुअली आपको एक चीज़ क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगी कि पॉलिटिक्स में अपने गेन्स और अपने प्रॉफिट और नेशनल प्रॉफिट से ऊपर कुछ नहीं होता। तो दिस इज़ व्हाट मैकावली क्लेम्स। वो यही कहता था कि बेसिकली पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी ब्रूटल इंस्टीट्यूशन। इसमें अगर आप बहुत एथिकल और बहुत नेक मिजाज आदमी बनना चाहते हैं तो उसके लिए तो फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जाके पॉप बन जाएं, वली बन जाएं। बट इफ़ यू आर अ पॉलिटिशियन तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी साइकी और आपका साइकोलॉजिकल स्टाटा के अंदर जो है वो ट्रुथनेस हो, सिंप्लिसिटी हो। तो वो कहते थे ये चीज़ें जो है ना पॉलिटिक्स से बहुत दूर हैं। इसको हम मैकावलियन पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो अब तक आपको मैकावली का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Yes, men judge generally more by the eye than by the hand, for everyone can see and few can feel. Everyone sees what you appear to be, few really knows what you are. ये मैकावली की अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई तो मैकावली की आपको तकरीबन 80% पॉलिटिक्स की तो और 80% फिलॉसफी उसकी क्लियर हो जाएगी। He used to claim that there should be hatred in the heart and obviously love on the lips. वो कहता था कि आप अगर फेस टू फेस किसी को बैकस्टैब करना चाहेंगे तो ही नोज अबाउट यू कि यू आर एन ओपन एनिमी। वो आपसे बहुत बच के रहेगा, वो ऐसे तमाम तर प्रिकॉशंस लेगा जो उसको आपसे बचा सकें।
लेकिन अगर आप इस तरह प्रिटेंड करके किसी को ऑब्वियसली सैबोटाज करते हो, बैकस्टैब करते हो, जब उसको पता ही नहीं है यू आर एन ओपन एनिमी, तो उसकी उस तरह की प्रिपरेशन ही नहीं होगी और अपने गेन्स को उतना ज़्यादा ही मैक्सिमाइज कर पाओगे। सेम इज दिस कोटेशन। वो कहता है कि इंसान को ये लगता है कि जो उसको दिख रहा है वही सही है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। आप किसी को एक्चुअल में और जेन्युइन में बहुत कम होता है दुनिया में कि आप एक इंसान को 100% जानते हो। आप दुनिया के सामने या लोगों के सामने वही इमेज रखते हो जो आप रखना चाहते हो। एवेंचुअली आपके गेन्स क्या हैं, आपके बेनिफिट्स क्या हैं किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, वो आपको सिर्फ अपने हद तक पता होते हैं। दैट्स व्हाट मैकावली यूज्ड टू क्लेम। जहाँ तक बेटे इसकी बुक्स की बात है तो ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ही रोट वाज द प्रिंस एंड डिस्कोर्स, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है। आर्ट लॉरिया, ऑब्वियसली आर्ट एंड पोइट्री के रेफरेंस में है। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, वही इटली में ये पैदा हुआ था और फ्लोरेंस में ही वाज गोइंग टू ऑब्वियसली फर्दर प्रमोट किया था इसने अपनी पॉलिटिक्स को। और देन ये रॉयल फैमिली के बहुत क्लोज था, दैट इज़ वो इसने मोनार्किज्म के ऊपर इस तरह की सारी फिलॉसफी दी है। और इवेंचुअली उसने ये भी बताया था कि किसी भी एम्पायर के डाउनफॉल के रीजंस जो हैं वो क्या हो सकते हैं। ही वॉज इटालियन रेनेसांस हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, डिप्लोमैट, फिलोसोफर, humanist and writer. He is considered as a father of modern political science and modern international relations. इसके बारे में मैं गाइड कर देती हूँ थोड़ा सा बेटे आप लोगों को। अगर द प्रिंस किताब की बात की जाए तो इट इज़ द बाइबल ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस एंड मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड अगेन व्हाई इज दैट सो? बिकॉज द प्रिंस के ऑलमोस्ट 31 चैप्टर्स हैं। उसने हर चैप्टर के अंदर एलाबोरेट और एक्सप्लेन किया है कि किस तरह की पॉलिटिक्स आपको वर्ल्ड ब्रुटैलिटी के अंदर सर्वाइव करवा सकती हैं। आप उसने ये तक बताया है कि एक प्रिंस की उसको वो प्रिंस का वर्ड यूज़ करता है फॉर मोनार्क, कि एक मोनार्क की साइकोलॉजिकल स्टाटा क्या होना चाहिए, एक मोनार्क की स्पिरिचुअल स्टाटा क्या होना चाहिए, एक मोनार्क की पॉलिसीज किस तरह की होनी चाहिए, एक मोनार्क का जो डीलिंग विद द पब्लिक है और डीलिंग विद देयर ओन रॉयल फैमिली है वो किस तरह की होनी चाहिए। इवन तो उसने यहाँ तक डिबेट एंड डिस्कशन की है कि वहाँ पर लॉस किस तरह के होने चाहिए, पनिशमेंट्स क्या होनी चाहिए, फियर किस तरह से होना चाहिए। ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को एलाबोरेट और एक्सप्लेन करने का एक ही मकसद था, हाउ अ प्रिंस कैन मैक्सिमाइज हिज ओन पावर, वो किस तरह से अपने लोगों को रूल कर सकता है। ऑलवेज रिमेंबर वन स्टेटमेंट इन मैकावलियन पॉलिटिक्स, you cannot rule people by the physical detention or by the physical slavery. If you want to rule the people in genuine, you need to rule their psychologies. You need to make them slaves through their minds, not their bodies. इसके बारे में अगर फ्यूचर में हम देखें तो लेनिन की पूरी मूवमेंट आपके सामने है। आप देख लें, वो क्लेम करता था कि आप किसी को स्लेव बना सकते हैं लेकिन उसकी बॉडीज को स्लेव बनाने से कुछ नहीं होगा। आप तब किसी को स्लेव बना सकते हैं जब आप उसकी आइडियोलॉजी को रूल करना शुरू कर दें, आप उसके बिहेवियर को रूल करना शुरू कर दें, आप उसके थॉट्स को रूल करें। जिस तरह कम्युनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट यही कहता है कि कम्युनिज्म शुड बी इन योर ब्लड, वो इतनी उस आइडियोलॉजी को इतना रीइंफोर्स करें कि वो आपके ब्लड का पार्ट बन जाए। सेम इज़ द केस विद मैकावली। वो प्रिंस में ये भी बताता है कि प्रिंस ने बेसिकली लोगों की साइकोलॉजी को रूल कैसे करना है, क्योंकि जब तक वो लोगों के माइंड्स और बिहेवियर्स को डिकोड नहीं करेगा, उसको रूल नहीं करेगा, तब तक इवेंचुअली ये थ्रेट रहेगा कि लोग उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देंगे। आप ये देखें कि तैयब अर्तगान की एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट करती हूँ। तैयब अर्तगान एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ भी कर ले, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी को भी प्रमोट कर ले, बट एक टाइम था कि टर्की में अगर कोई अजान और नमाज की बात भी करता था तो रिवॉल्ट हो जाता था। बट इन द कंटेम्प्रेरी सिनेरियो तैयब अर्तगान वहाँ पर डिफरेंट म्यूजियम्स को भी एराडिकेट करके उनको कन्वर्ट कर रहा है मोस्क के अंदर, बट स्टिल पीपल आर नॉट चैलेंजिंग हिज फिलॉसफी। And again, why is that so? Because he is ruling the brains of the people. He is ruling the psyche of the people. He is basically ruling the ideology of the people and public at the same time. That's why they're not countering his ideology. They consider him as a savior. They consider him as a god on world. Right? So this is the thing. तो प्रिंस के अंदर उसने बेटे ये सारी की सारी चीज़ों को एक्सप्लेन और एलाबोरेट किया है। Let's come to the second point. Discourse. डिस्कोर्स का वर्ड अगर वैसे ही देखें तो आजकल आपके जो कंटेंट्स होते हैं ना, सलेबाए के कंटेंट्स जो होते हैं उसको भी डिस्कोर्स बोलते हैं, डिस्कोर्स ऑफ अ बुक भी होता है। तो उसमें इस डिस्कोर्स के अंदर उसने बेसिकली एक्सप्लेन किया था कि पॉलिटिक्स के कितने सिस्टम्स आए हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से चेंज हुए हैं, और कॉन्टेम्प्रेरी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली एम्पायर्स को सर्वाइव करने के लिए किस तरह की रूलिंग की ज़रूरत है।
देन आज लॉरिया हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस के अंदर बेसिकली ही एक्सप्लेन एंड एलाबोरेट द डिफरेंट नेटिगेटिव्स ऑफ द हिस्ट्री, जिन्होंने बेसिकली इटली को कोलैप्स करवाया, जिन्होंने बेसिकली इवेंचुअली इटली के सेंटर की पावर को वीक किया। रेनेसांस का वर्ड इट्स अ वेरी कॉमन इन ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंस, और अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं। बेटा एक्चुअली फिलोसफी को या पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं एराज को बेसिकली 3 मेजर एराज के अंदर डिवाइड करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर यू पीपल एज वेल। पहला जो एरा है बेटा उसको हम बोलते हैं फिलोसफिकल एरा, जिसमें आपको अर्ली ग्रीक फिलोसफर्स मिलते हैं, प्री ग्रीक हिस्टोरियंस भी मिलते हैं और प्री ग्रीक फिलोसफर भी मिलते हैं। प्लेटो एंड एरिस्टोटल भी आपको मिलते हैं एट द सेम टाइम, एंड उसके बाद के जो फिलोसफर्स हैं वो भी। और उसके बाद आपका आता है बेसिकली डार्क एजेस, वो तकरीबन 500 to 600 ईयर्स तक थी। उनको डार्क एजेस बोलने की भी एक बहुत बड़ी वजह है। उनको डार्क एजेस क्यों बोला जाता है? दैट्स वाई कि वहाँ पर रिलीजन इतना ज़्यादा पीक पर था कि उन्होंने साइंटिफिक रेवोल्यूशंस को निगेट कर दिया। आप साइंटिफिक नॉलेज और वर्ल्डली नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकते थे। आप बादशाह की या फिर उलमा की या प्राइस्ट की किसी भी बात को काउंटर नहीं कर सकते थे। तो दीज आर द डार्क एजेस और डार्क एराज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। उसमें कोई किसी तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट, किसी तरह की रिलीजियस डेवलपमेंट, किसी तरह की साइंटिफिक डेवलपमेंट आपको नहीं मिलती है। दैट एरा बेसिकली एंडेड इन लेट 1500s। और उसके बाद जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है उसको हम कहते हैं ग्लोरियस टाइम ऑफ द वर्ल्ड। उसको हम साइंटिफिक रेवोल्यूशंस भी बोलते हैं, उसको हम साइंटिफिक एरा ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, उसको हम टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एरा ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, एंड उसके लिए हम रेनेसांस का वर्ड भी यूज करते हैं। रेनेसांस के एक्चुअल मीनिंग्स अगर देखे जाएं तो देयर इज समथिंग अ न्यू पैराडाइम और न्यू बर्थ ऑफ समथिंग। तो बेसिकली दुनिया में जिन आइडियोलॉजीज को काउंटर करके साइंटिफिक रेवोल्यूशन प्रिवेल करी थी, दैट वाज अ न्यू बर्थ ऑफ एवरीथिंग, ऑफ एवरी जॉनरा रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, रिलीजन, economics, socio-cultural scenarios. So this is the major fact. Then he was a political scientist, as you all know. उसके मैं start में ही बता चुकी हूँ कि he is a father of obviously international relation, realistic school of thought, and definitely how you can be brutal in your politics, how you are going to be very real in regarding your politics. So he explained that in very nitty-gritty and detail. He was a diplomat, obviously. Without diplomacy, you cannot survive in the political genre or in the political competition. You cannot stand for a moment even. And then he was a philosopher, of course, humanist in that sense that he also talked about the civil liberties and to what extent you are going to give the civil liberties to the citizens of the state. But that is very limited. And a writer, of course, and he is considered as a father of modern political science. I hope you are clear in that. Let's move forward. Yes. Now we are going to articulate the main chapters and main arguments in the Prince book, because that what the examiner is going to ask in your paper. एग्जामिनर इसके अलावा आपसे पेपर में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि एग्जामिनर के लिए यही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको ओरिएंटेशन लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एग्जामिनर हमेशा आपसे 5 जो मेजर फिलोसफीज हैं या थीरीज पूछता है किसी भी फिलोसफर की। उसकी गवर्नमेंट के बारे में क्या राय है या क्या थ्योरी है, उसकी स्टेट के बारे में क्या फिलॉसफी है, उसकी जुडिशरी के बारे में क्या है, एजुकेशन के बारे में क्या है, सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज़ एंड रेवोल्यूशन के बारे में क्या है। तो बाय एंड लार्ज अगर आपको ये थ्योरीज पता हैं किसी भी फिलोसोफर की, तो उसके अलावा आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दैट फैक्ट, इट्स अ पेपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नॉट फिलोसफी. So don't go into the nitty-gritties and into the other philosophies of these philosophers. You are going to mess up with your work. So the first and most important chapter of Machiavelli was nature and form of state. Now what does it mean? Nature का मतलब होता है फितरत. Obviously अगर आसान लफ्जों में देखा जाए, the thing which exists in reality, जो कि naturally ही ऐसे exist कर रही है, ठीक है? And then the form of the state. These are the 2 major points, and it's the first chapter of the book Prince. So he claimed in that कि आपकी जो nature of the state है, that should be very brutal. And how it is going to be very brutal? When you are going to follow the structure of absolute monarchism. Now there is a very little difference between monarchism and absolute monarchism. In monarchism, bete, you somehow notice and you somehow bother about the concerns of your citizens.
कि हमारे सिटीजन्स के कंसर्न्स क्या हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं। नो डाउट उसमें भी आप अपने बेनिफिट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो मोनार्क, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखते हो कि हमने सिविलियंस को सेटिस्फाई किस तरह करना है। बट इन एब्सोल्यूट मोनार्किज्म you didn't bother about the concerns of your citizens. You never bother about it. You just bother about your own legislation, your own decisions, your own benefits and your own maximization of power. तो सबसे पहले तो वो द प्रिंस में कहता है कि नेचर जो है ना स्टेट की, वो बेसिकली एब्सोल्यूट मोनार्की पे बेस करनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी एब्सोल्यूट मोनार्की होती है तो डेफिनेटली लोग आपके अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं करते, वो आपकी पॉलिसीज को चैलेंज नहीं करते, वो क्वेश्चंस नहीं उठाते आपकी ऑब्वियसली पॉलिसीज के ऊपर, वो कंसीडर नहीं करते कि मोनार्क इज अकाउंटेबल बाय अस, हम अपने बादशाह से कोई सवाल कर सकते हैं, उसकी किसी भी पॉलिसी को काउंटर चैलेंज कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट मोनार्किज्म के ये 5 to 6 पॉइंट्स हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दीज पॉइंट्स। फर्स्ट, लेजिस्लेशन इज इन सिंगल हैंड, लेजिस्लेशन सारी की सारी मोनार्क करता है। उसके बाद नो ही इज अकाउंटेबल बाय नो वन, वो किसी से भी अकाउंटेबल नहीं होता, नॉट इवन द रिलीजियस अथॉरिटीज, राइट। पीपल कैन नॉट क्वेश्चन हिज पॉलिसीज, लोग उसकी पॉलिसीज पे सवाल नहीं उठा सकते, ठीक है। उसके बाद ब्रुटैलिटी प्रिंसिपल, ही इज गोइंग टू फॉलो द ऑब्वियसली टूल ऑफ ब्रुटैलिटी टू कंट्रोल हिज पब्लिक, ठीक है। उसके बाद बेटे मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर, वो मैक्सिमाइज करता है अपनी पावर को अपने सिविलियंस को रूल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको पता होना चाहिए, ऑल इंस्टीट्यूशंस आर मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन। एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर वो पावर शेयरिंग मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है इफ आई एम गोइंग टू शेयर माई पावर विद माई सिटीजन्स या आई एम गोइंग टू शेयर माई पावर विद अदर इंस्टीट्यूशंस, then there is a lot of room for that one day these institutions are going to slap in my face. वही इंस्टीट्यूशंस एक टाइम आता है कि आपके अगेंस्ट और आपकी पॉलिसीज के अगेंस्ट रिवॉल्ट करते हैं। दैट इज व्हाई यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ द फैक्ट कि आपने अपनी पावर्स को डिवाइड नहीं करना। दैट्स व्हाट मैकावली रोट इन हिज बुक। सेकेंड थिंग इज फॉर्म ऑफ द स्टेट। नाउ व्हाट ही मेंट बाय फॉर्म ऑफ द स्टेट। फॉर्म होता है किसी चीज की एक खास शक्ल होना, या फिर आप इसको आसान लफ्जों में अगर मैं समझाऊं तो बेसिकली हम पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह फॉर्म ऑफ द स्टेट को कंसीडर करते हैं कि किस तरह की पावर ट्रांजिशन बिहेवियर है। नाउ पावर ट्रांजिशन बिहेवियर इज अ न्यू टर्म फॉर यू पीपल। पावर ट्रांजिशन ये होता है बेटा कि अगर एक मोनार्क मर गया है या ही डाइड, तो आपकी पावर कैसे ट्रांसफर होगी, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, वो पावर किसको आगे फर्दर ट्रांसफर होगी, किस तरह से होगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। अगर आप उस पावर को ट्रांसफर कर रहे हो तो स्मूथ ट्रांजिशन के क्या क्या मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, या आसान लफ्जों में स्मूथ ट्रांजिशन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस या जॉनराज हो सकते हैं। ही क्लेम इन हिज बुक के फॉर्म ऑफ स्टेट एक ही हो सकती है जिसमें आपकी स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर भी होगी और आपको मैक्सिमम थ्रेट्स भी फेस नहीं करना पड़ेंगे। एंड व्हाट ही रोट, he said that hereditary transformation of power. hereditary का वर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली वरासत से निकला है। hereditary transformation of power के अंदर बेटे हमेशा याद रखें कि अगर एक किंग जो है वो मर जाता है तो उसका बच्चा ही रूल करेगा, उसका जो सन है he is going to lead the country or state. he clearly said that कि मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इसके अंदर फिर आपकी जो इंस्टीट्यूशनल फाइट है या इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर उसको फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता होगा कि इफ मोनार्क डाइज तो उसका बेटा ही रूलिंग में आएगा। सेकेंडली वो क्लेम करता था कि पॉलिटिक्स भी इस तरह ही है जिस तरह आपके जीन्स के अंदर हम कहते हैं ना दैट पर्सन इज वेरी अग्रेसिव, इसका बाप भी अग्रेसिव है। तो देयर इज समथिंग इन योर जीन्स। बायोलॉजी ये कहती है कि आपके जीन्स में आपकी ट्रांसफर होती हैं कुछ चीजें, कुछ एट्रीब्यूट्स आपके पेरेंट्स की। तो वो ये क्लेम करता था कि एक बेटा जो उसी बादशाह का बेटा है तो उसके अंदर एग्रेसिवनेस और पॉलिटिक्स उसके ब्लड में होगी, उसको वो चीज सीखने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत सी चीजें ऑलरेडी पता होंगी, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो उसने यहाँ पर ये क्लेम किया था कि हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर में जब उसके ब्लड में वो चीज है तो ही इज गोइंग टू रूल द स्टेट इन अ वेरी बेस्ट मैनर। इसीलिए ही claimed and he talked about the hereditary transmission of power.
उसने ये भी कहा था कि एक बच्चा और एक बेटा जो है वो बाय बर्थ ही अपने बाप को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। एंड व्हाई इज दैट सो? उसने इसके ऊपर रोल मॉडल वाली थ्योरी भी अप्लाई की है। आपके माँ बाप जैसे भी हों, समहाउ वो आपके लिए रोल मॉडल होते हैं। वो जो भी करें वो आप कहीं ना इंटीमेट करते हो, नकल उतारते हो, आप उन्हीं सब चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हो। तो जो बादशाह का बेटा है वो उन्हीं सब चीज़ों को कॉपी करेगा जो बादशाह कर रहा है। तो उसके लिए शायद एग्रेसिवनेस, ब्रुटैलिटी, किसी के ऊपर जुल्म करना, उसके लिए वो चीज़ें शायद एथिकली भी बुरी ना हो, बिकॉज उसको पता हो मेरे फादर यही करते हैं और यही बेस्ट वे है लाइफ गुजारने का। इसके अलावा वो कहता था कि हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर के अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। एक तो स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। सेकेंडली, देयर इज नो सिविल केओस। आपको किसी तरह का सिविल केओस का सामना नहीं करना पड़ता कि बादशाह मर गया, अब हमें रूल कौन करेगा। थर्डली, द स्टेट इज नेवर ऑर्फन। इसका मतलब है स्टेट कभी यतीम नहीं होती, क्योंकि लोगों को पता है अगर बादशाह ना भी रहा तो उसका बेटा हमें रूल कर लेगा। तो स्टेट इज नेवर ऑर्फन और नेवर विदाउट अ किंग। सबको पता होता है कि किसने आगे आके हमें रूल करना है। ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशंस आर ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू मोनार्क। इंस्टीट्यूशंस को इस चीज़ का आइडिया होता है कि बाय हक और बाय क्रक, किसी भी मेथोडोलॉजी को यूज़ कर लें, किसी भी मैकेनिज्म्स को यूज़ कर लें, वी आर अल्टीमेटली आंसरेबल एंड वी आर अल्टीमेटली सबऑर्डिनेट एंड सर्वेंट्स टू मोनार्क। हम कभी भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते। सो इसलिए ही क्लेम दैट कि हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर जो है इट्स द बेस्ट मैकेनिज्म। देन कम टू द सेकेंड मेजर पॉइंट, नेचर ऑफ लॉज। And that's a very beautiful concept by Machiavelli. He said that nature of laws के बारे में he claimed that from the very beginning of the world until now, laws are very absolute in nature. Laws have always a legality principle. Laws are absolute and they are very rigid and firm. How is that so? Whenever some person commit a crime, before the crime he knew about the punishment. अगर आपको पता है कि आपने मर्डर कर दिया है तो क्राइम के टाइम से पहले ही यू न्यू इट कि मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होगी, डेथ सेंटेंस, सजाए मौत। चोरी की है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, यही लॉज होते हैं। या फिर आपने किसी के साथ किसी तरह का अनएथिकल बिहेवियर किया है, किसी की प्रॉपर्टी को बेटे वायलेंस तरीके से कैप्चर कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, तो आपको पता होता है कि इसकी पनिशमेंट क्या है। यहाँ पर मैकियावेली ये कहता है दैट रिजिडनेस, दैट सस्टेनेबिलिटी, दैट एब्सोल्यूटनेस ऑफ लॉज नेचर मेक्स द सिटीजन वल्नरेबल। कैसे? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम रिवॉल्ट करेंगे तो उसकी फाइनल पनिशमेंट ये है। उनको पता है कि अगर हम ये गलती करेंगे तो इसकी फाइनल पनिशमेंट ये है। तो एक टाइम आता है कि उसके बाद सिटीजन ये कंसीडर करते हैं कि फाइनल पनिशमेंट तो यही है, चलो लेट्स रिवॉल्ट अगेंस्ट मोनार्क। रिवॉल्ट कर देते हैं मोनार्क के, कितने लोगों को मार लेगा। वो इसका सोल्यूशन क्या देता है? वो ये सोल्यूशन देता है देयर शुड बी नो रिजिडिटी इन लॉज। वो ये कहता है कि लॉज को एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट डज इट मीन? वो कहता है आप इस तरह करें कि अगर किसी ने रिवॉल्ट किया है, किसी ने कुछ भी किया, तो उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि मेरी एंड पनिशमेंट क्या होगी। आप उसको मरवाने की बजाय ना उसके पेरेंट्स को मरवा दें, या उसको मारने की बजाय उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन को ख़त्म करा दें, या फिर उसको ख़त्म ना करें उसके सिबलिंग्स को मरवा दें। इस तरह से जो एब्सोल्यूटिज्म का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। जब आपको यही नहीं पता कि इस क्राइम को कमिट करने के बाद इसकी पनिशमेंट कितनी एक्सेसिव और कितनी सवेयर हो सकती है, आप समहाउ अवॉइड करते हो वो करने से। बिकॉज आप अपनी लाइफ को तो स्टेक पे रख सकते हो, आप टॉलरेट भी कर सकते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स की लाइफ, आपके सिबलिंग्स की लाइफ, आपके इमीडिएट लव वंस, आपके किड्स की लाइफ ऑन स्टेक हो, ये चीज़ हॉन्ट करती है। ह्यूमन नेचर है ना इवेंचुअली। तो दिस इज द थिंग जो उसने कहा था कि अगर एक मैकियावेलियन प्रिंस है, एक ऐसा बंदा या एक ऐसा मोनार्क जो मेरी पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली रूल करेगा, या मेरी पॉलिटिक्स जिस तरह की मैं बता रहा हूँ, तो उसकी स्टेट में नेचर ऑफ लॉज जब इस तरह की होगी तो no one is going to revolt against the monarch. Now come to the next point, use of force and punishment. वो ये कहता था यहाँ पर बच्चों, यूज ऑफ फोर्स एंड पनिशमेंट के अंदर बड़े मजे की आइडियोलॉजी है ये भी। वो कहता है फोर्स जो है ना
वो सिर्फ और सिर्फ आप फिजिकल फोर्स नहीं यूज करें कि फिजिकली आप लोगों को जो है वो मार रहे हैं, उनको सजा दे रहे हैं, नहीं। यूज ऑफ फोर्स आपने साइकोलॉजिकल फोर्स भी यूज करनी है। आइडियोलॉजी को रीइंफोर्स कराएं, बार 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 लोगों को बताएं कि आपको मनाक जो है उसकी पावर्स क्या हैं, रीइंफोर्स करवाएं। आप बार बार जो है डिफरेंट इवेंट्स इस तरह के ऑर्गेनाइज करें कि आपकी ना सिर्फ फिजिकल बल्कि साइकोलॉजिकल फोर्सेस भी रीइंफोर्स होती रहें। उससे सिटीजन्स को पता होगा वी आर नेवर गोइंग टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द किंग, क्योंकि आप उनको साइकोलॉजिकली और उनके बिहेवियर को भी अपना स्लेव बना लोगे। यहीं पर उसका कमेंट जो है वो पनिशमेंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन व्हाई इज दैट सो? पनिशमेंट के अंदर वो बड़े मजे की बात करता है। वो कहता है कि पनिशमेंट के अंदर ना बादशाह बड़ा अजीम हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैडम पहले तो आपने ये सारी थेरीज जो दी हैं उसमें तो नहीं कहीं से लग रहा कि बादशाह बहुत अजीम होगा। तो वो मैं एक्चुअली में जोक और एक तरह समझते टॉन्ट क्रैक करी थी, बट पनिशमेंट में उसका कॉन्सेप्ट बड़े मजे का है। वो कहता है सपोज करें कि किसी ने बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया और बादशाह के अगेंस्ट मतलब प्रिंस के अगेंस्ट कर दिए। अब आपने उसको बुला लिया है कोर्ट के अंदर और पैलेस में आ गया वो बंदा। अब एक बात तो आपने मेक श्योर करनी है कि आपने उसको कत्ल नहीं करवाना, आपने उसको डेथ पेनल्टी नहीं देनी, क्योंकि उसका मानना ये था कि प्रीवियस मोनार्क्स और प्रीवियस प्रिंस जो हैं या प्रीवियस हेड ऑफ द स्टेट यही मिस्टेक करते थे कि वो लोगों को मरवा देते थे। जब वो एक को मरवाते थे तो 10 और खड़े हो जाते थे, वो 10 को मरवाते थे 20 खड़े होते थे। तो वो कहते हैं ये जो पॉलिसी है ना, ऑब्वियसली कि आप किसी की लाइफ जो है वो ले लो, उसको डेथ का गिफ्ट दे दो, तो इसका मतलब है कि आप उसकी पेन्स को ख़त्म कर रहे हो। वो यही तो चाह रहा है। वो पहले मोनार्क से इतना फेडअप हुआ हुआ, वो चाह ही ये रहा है। तो वो कहता है कि पनिशमेंट के अंदर आपने करना ये है कि अगर कोई मिस्टेक करे और वो पैलेस तक आ जाता है तो आपने क्या करना है? आपने उसके हाथ कटवा देने, आपने उसके पैर कटवा देने, आपने उसकी आईज निकलवा देनी है, आपने उसके ईयर्स कटवा देने और वापस उसे कहना है गो बैक टू द स्टेट, अपने सिटी में जाके आराम से रहो। नाउ व्हाट इज दिस? ही इज गोइंग टू बी द एग्जाम्पल फॉर एवरी अदर सिटीजन। हर सिटीजन, हर सिविलियन उसको देखकर खौफ खाएगा कि बादशाह जान नहीं लेगा बट आपको जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ेगा। दैट इज मोर इम्पैक्टफुल। आप अगर इसको किसी भी तरह कॉन्टेशन से रिलेट करो, जैसे इस्लाम में हमेशा कहा जाता है, अगर मैं रिलीजियस कॉन्टेशन में बोलूँ कि लैशेस की जो पनिशमेंट है वो ओपन पब्लिक के सामने देनी चाहिए। वाई इज दैट सो? ताकि डेटरेंस क्रिएट हो सके, लोगों के दिल में कितना फियर बैठ जाए कि वो रिवॉल्ट कर ही ना सकें या वो सिन ही ना कमिट करें। सेम इज द केस इन मैकावलीज बुक। वो कहता है कि उस इंसान को आप इतनी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दो कि वो डेटरेंस क्रिएट करा दें। डेटरेंस का मतलब होता है बेटा कि एक चीज़ का खौफ इतना ज़्यादा हो कि आप वो चीज़ डर के ही ना करो कि इसका एंड प्रोडक्ट या इसका एंड रिजल्ट में हमारे साथ ये हो जाएगा। वो कहता है अगर कोई आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट बहुत ब्लैबर कर रहा है सोसाइटी के अंदर, उसको बुला के सिर्फ उसकी आंखें निकलवा दें और उसकी ज़बान कटवा दें और वापस उसको सोसाइटी में भेज दें। अगर आपको लगता है किसी ने हैंड से और फिट से जो है वो आपके अगेंस्ट कुछ जाने की कोशिश किया तो उसके हाथ पर कटवा के उसको वापस स्टेट में भिजवा दें। इससे जो 10 लोग और जिनके दिल में इस तरह की नेगेटिविटीज़ हैं मोनार्क को लेके या प्रिंस को लेके कि हमने उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना है, वो इतने खौफजदा हो जाएंगे कि वो हरकत करेंगे ही नहीं, बिकॉज दे न्यू बिफोर हैंड कि हमारे साथ क्या होगा। जब दे न्यू बिफोर हैंड ना, तो वो क्राइम ही कमिट नहीं करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि वी वर गोइंग टू बी इन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, हम कहीं उसके बीच अटक के रह जाएंगे। तो दैट इज मच मोर पेनफुल देन सम सिंपल पनिशमेंट, देन इवन फ्रॉम डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस। आपको सजाए मौत दे दी जाती है, आपको पता होता है 5-10 सेकंड की तकलीफ है ना, बट दिस इज सम काइंड ऑफ पेन विच इज गोइंग टू बी सस्टेन फॉर लाइफ। आपकी जब तक जान नहीं निकलती है तो वो पेन रहेगी। तो वो यहाँ पर जो पनिशमेंट थ्योरी है उसको डेटरेंस से को रिलेट करके एक्सप्लेन करता है। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशंस। यहाँ पर बेटा वो कहता है कि रेवोल्यूशंस तो किसी सूरत अलाउ नहीं होनी चाहिए, किसी भी लेवल की अलाउ नहीं होनी चाहिए। रेवोल्यूशन अगर आपने एरिस्टोटल वाला लेक्चर सुना हो तो आपको पता होगा पर्पसलेस रेवोल्यूशंस भी होती हैं, पर्पसफुल भी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशंस भी होती हैं, गवर्नमेंटल रेवोल्यूशंस भी होती हैं कि आप चाहते हो कि आप पूरी गवर्नमेंट को टॉपल डाउन कर दो। वो कहता था कि जब आप रिवॉल्ट अलाउ करते हो ना किसी बहुत मिनिमम लेवल पे भी, तो अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
वो रिवॉल्ट इतना एक्सपैंड कर जाता है कि वो आपकी गवर्नमेंट को कोलैप्स करा देता है। लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल्स। हमेशा सोसाइटी के अंदर जब क्योस स्टार्ट होता है ना बेटा, इवन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर भी, अगर आप अरब स्प्रिंग के भी एग्जाम्पल देखो तो स्टार्ट यहाँ से होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंटल लेवल पर पॉलिसीज़ को रीडिफाइन करते हो, आप उनकी इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो। आप कहते हो अच्छा अच्छा चलो ठीक है, हम इनको इकोनॉमिक्स नीड को फुलफ़िल करते हैं, हम इनका जीडीपी इन्हांस कर देते हैं, हम इनकी सैलरीज़ को इन्हांस कर देते हैं, हम टैक्सेशन डिक्रीज़ कर देते हैं ताकि पब्लिक हमसे सेटिस्फाई हो जाए। होता क्या है, इकोनॉमिक नीड्स को फुलफ़िल करने के बाद पब्लिक की एक और डिमांड सामने आ जाती है, जो कि उनको पता चल जाता है हमारा एक रिवॉल्ट सक्सेसफुल हो गया है तो वी आर गोइंग टू डिमांड अनदर थिंग। उसके बाद वो आपसे डिमांड करते हैं जी हमारे जो ये होम फैसिलिटीज़ हैं या हमारी ट्रांसपोर्टेशन है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको इन्हांस किया जाए, हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही। गवर्नमेंट अगर वो भी प्रोवाइड करती है तो फिर पब्लिक की एक और डिमांड होती है। कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में आप देख लो, जितनी भी आपकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं उसमें आप कोटा सिस्टम भी प्रोवाइड कर देते हो, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर देते हो, आप बजट में भी मैक्सिमम एलोकेशंस दे देते हैं, आप वाटर रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर देते हैं, बट एवेंचुअली वो रिवॉल्ट वहीं का वहीं रहता। तो दिस इज़ द थिंग। इसकी एक और एग्जांपल इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि ह्यूमन राइट्स का 1215 से मैग्ना कार्टा वाला सिनेरियो स्टार्ट हुआ, 1215 गुजरा, उसके बाद इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स आया, फिर फंडामेंटल राइट्स आ गए। कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर इतने एक्सेसिव राइट्स हैं कि अब फिलोसोफर्स की ये डिबेट चल रही है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इनसर्कल कैसे करोगे, आप कैसे ये रीडिफाइन करोगे कि बेसिकली आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या थॉट का जो फ्रीडम है वो किसी और के सेंटिमेंट्स को डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के वो कार्टूनिक इंसिडेंट वगैरह आपको याद होगा जिसमें फिर डेनमार्क वगैरह में रिवॉल्ट किए मुस्लिम्स ने। तो दिस इज़ द थिंग कि कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में फिर वो एक्सपैंड कर जाता है। यही व्यू जो है वो मैकावली का रेवोल्यूशंस को लेके था। वो ये कहता था कि आप मिनिमम लेवल पे भी कोई रिवॉल्ट अलाउ करते हो ना और आप पब्लिक की डिमांड्स को एक्सेप्टेंस दे देते हो तो पब्लिक कहीं ना कहीं ये एज्यूम कर लेती है कि हम जितनी मर्जी चीज़ें डिमांड कर लें इवेंचुअली मोनार्क हमारी बातों को, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी नीड्स, उनके राइट्स इतने एक्सपैंड कर जाते हैं कि मोनार्क के लिए उसको केटर करना मुश्किल हो जाता है। जब वो केटर नहीं कर पाता तो सिविल केओस क्रिएट होता है एट अ वेरी बिगर लेवल, जिसको आपके मिलिट्री और आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फिर मैनेज नहीं कर सकती। दैट्स द पॉइंट वेयर एवरी एम्पायर कोलैप्स। ये वो टाइम होता है जिसके बाद एम्पायर की पावर डिक्रीज हो जाती है, सेंटर तबाह हो जाता है और डेफिनेटली फॉरेन इन्वेडर फिर आपको रूल करता है। तो बेसिकली वो कहता था कि मिनिमम से मिनिमम रिवॉल्ट भी अलाउ नहीं करना चाहिए। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं इसको मैकावली भी इसी तरह एक्सप्लेन करता है कि आप उनको इकोनॉमिक राइट्स देंगे तो वो आपसे पॉलिटिकल राइट्स डिमांड करेंगे, आप पॉलिटिकल राइट्स देंगे तो वो प्राइवेट राइट्स डिमांड करेंगे, प्राइवेट देंगे तो इंडिविजुअल राइट्स डिमांड करेंगे, इंडिविजुअल देंगे तो रिलीजियस राइट्स डिमांड करेंगे। बट इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे हैं देयर इज नो एंड ऑफ रेवोल्यूशंस। अगर आपने एक बार रिवॉल्ट अलाउ कर दिया तो डेफिनेटली ये रेवोल्यूशंस तब तक इनका सर्कल चलता रहता है जब तक आपके सेंटर और एम्पायर कोलैप्स ना कर जाए। इज इट क्लियर? उसके बाद जो उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली को रिलेट करता है आपके रेवोल्यूशंस के कॉन्सेप्ट के साथ, एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल लिबर्टीज। अब यहाँ वो क्या कहता है, वो कहता है कि सिविल लिबर्टीज जो है ना वो दो वर्ड्स का मिक्सचर है। पहले तो सिविल का मतलब है बेटा सिविलियंस, लिबर्टीज का मतलब है आज़ादी। वो कहता है कि अब क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा केटर कर दिया है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया है, बहुत ज़्यादा इंसर्कल्ड कर दिया है सिविलियंस की नीड्स को, डिमांड्स को, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिविल लिबर्टीज़ के बारे में आपका आइडिया क्या है, क्योंकि सम हाउ सिटीजन सिविल लिबर्टीज़ तो डिमांड करेंगे। यहाँ के लिए भी वो सोल्यूशन देता। वो कहता है कि प्रिंस अपनी आइडियोलॉजीज़ को इस तरह से रीइंफोर्स करें कि उनको कंसीडर करना पड़े कि हमारे पास लिबर्टीज़ हैं। एंड हाउ इज़ दैट? आपको याद होगा कि लेक्चर के बिगिनिंग के अंदर मैं आपको टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म के फिलॉसफी के बारे में गाइड करी थी। दैट इज़ बेसिकली को रिलेटेड टू दिस पॉइंट। वो कहता है कि आप पब्लिक को या सिविलियंस को इस चीज़ का फियर क्रिएट करें
कि अगर आप मुनाक को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका राइट टू लाइफ भी स्नब हो जाएगा, क्योंकि जो आपका अपना मुनार्क है वो आपकी राइट टू लाइफ को सिक्योर कर रहा है। किससे सिक्योर कर रहा है? फॉरेन इन्वेडर से। अगर आप मुनार्क की पावर को चैलेंज करोगे तो फिर आपको एक्सटर्नल इन्वेडर आके रूल करेंगे और वो आपकी राइट टू लाइफ भी जो है वो स्नब कर देंगे, ऑप्रेस करके रख देंगे, क्रश कर देंगे। अभी आपका अपना मुनाक तो सिर्फ और सिर्फ आपका राइट टू लाइफ तब उस टाइम पे स्नब कर रहा है जब आप उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे हो। लेकिन अगर इन केस आपको एक्सटर्नल इन्वेडर्स आके रूल करते हैं तो दे आर गोइंग टू ऑब्वियसली मर्डर यू, दे आर गोइंग टू टेक योर लाइफ विदाउट एनी मिस्टेक। मुनाक तो तब आपकी जिंदगी ले रहा है जब आपने कोई मिस्टेक कर दी है, लेकिन एक्सटर्नल इन्वेडर जो हैं वो आपकी लाइफ तब भी ले लेंगे जब आपने कोई मिस्टेक नहीं की होगी। सेकेंडली, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज। आपको पता होगा बेटा, अर्ली एजेस के अंदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, लोग घरों के अंदर मवेशी पालते थे। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्ट में एग्रीगेरियन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी दिया। तो वो अपनी क्रॉप्स वगैरह, अपनी एग्रीकल्चर को उगाते थे, मेहनत करते थे फार्मर्स और पेजेंट्स। तो वो उस जमाने में एक ट्रेंड होता था कि अगर आपको एक्सटर्नल इन्वेडर आके रूल कर रहा है तो बेसिकली आपकी जो फसलें होती जो बिल्कुल तैयार होती थी उनको आग लगा देते थे, बर्न्ड ऑल द एग्रीकल्चर इन अ विंक। तो बेसिकली मुनाक, यहाँ पर मैकावली ने मुनाक के बारे में ये गाइड किया सिविलियंस को कि राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी जो है, या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ये बेसिकली आपका अपना मुनार्की कर सकता है आपके लिए। कोई और एक्सटर्नल इन्वेडर जो है वो आपकी इन चीज़ों को भी थ्रेट कर देगा। वो कहता था इससे दो बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट, सिविलियंस को लगेगा कि यस हमारी लिबर्टीज़ हैं, कम से कम हमारी प्रॉपर्टी और लाइफ तो सिक्योर है। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि वो मुनाक को जो है ना एब्सोल्यूट सबऑर्डिनेशन कर देंगे, उस अपने आप को उसका एब्सोल्यूट सर्वेंट कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि उनको एक्सटर्नल इन्वेडर्स का फियर जो है वो आप इतना ज़्यादा सर्कल के अंदर रीइंफोर्स करते जाओगे कि एक टाइम आएगा दे विल कंसीडर कि अगर हमारा मुनाक ना हो तो हमारा कोई नहीं है। जिस तरह आजकल के ज़माने में लोग कहते हैं खुदा ना हो तो लोग पता नहीं इंसान क्या करे दूसरे इंसान के साथ। तो ये बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट था कि अगर सिविलियन लिबर्टीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आप इस तरह से करो कि उनको सेटिस्फेक्शन भी हो जाए साइकोलॉजिकली कि हमारे लिबर्टीज़ हमें प्रोवाइड की जा रही हैं, और साथ ही साथ जो है वो आपके प्रिंस की पावर भी सिक्योर हो जाए। ठीक है, देन वो आता है रोल ऑफ रिलीजन के ऊपर। रोल ऑफ रिलीजन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बेटा रेनेसांस पीरियड के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपको मैं डार्क एजेस के बारे में बता चुकी हूँ। तो बेसिकली मैकावली जिस टाइम पे ये चीज़ें एलाबोरेट कर रहा था, रिलीजियस पावर्स बहुत स्ट्रांग थी। तो यहाँ पर वर्ल्ड में पहली बार एक आइडिया यूज़ किया गया मैकावली की बुक के अंदर, जिसको कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में हम इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर ही हम को एग्जिस्ट भी करा रहे हैं बहुत से रिलीजन्स को। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही इंटरफेथ और इंट्राफेथ हार्मनी का आइडिया भी चल रहा है। दैट वाज बेसिकली द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म कि किस तरह से आप रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट रख सकते हैं, किस तरह से आप पॉलिटिक्स को एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन के तौर पर डील कर सकते हैं और रिलीजन को एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन के तौर पर डील कर सकते हैं, और किस तरह से आप पॉलिटिक्स को अपर हैंड दे सकते हैं और रिलीजन को सबऑर्डिनेट कर सकते हैं पॉलिटिक्स का भी। तो ये पहली बार मैकावली की बुक द प्रिंस में ये आइडिया इस्तेमाल हुआ था। उसने ये बोला था कि अगर रिलीजियस अथॉरिटी स्ट्रांग होंगी तो बेसिकली कहीं ना कहीं टेम एंड ट्रेन करेंगी मोनार्क के और प्रिंस के बिहेवियर को भी। अगर प्रिंस के बिहेवियर को कोई भी इंसान रूल करने की या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा तो एवेंचुअली द टाइम विल कम जब प्रिंस की पावर कम हो जाएगी और उस इंस्टीट्यूशन की पावर स्ट्रांग हो जाएगी। अब क्योंकि इन सारी बातों के बाद कम से कम सिविलियंस तो रिवॉल्ट नहीं करेंगे प्रिंस के खिलाफ, तो दैट मीन्स कौन बचा जो प्रिंस की गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करा सकता है? वो रिलीजियस पावर्स थी। तो उन्होंने ये क्लेम किया कि हम रिलीजियस पावर्स को भी सबऑर्डिनेट कर देंगे, और दैट इज व्हाई उन्होंने कहा कि जितनी भी रिलीजन इंटरप्रिटेशंस हैं वो बेसिकली किंग के ऊपर या मोनार्क के ऊपर या प्रिंस के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, वो बाकी पूरी सोसाइटी पे अप्लाई होंगी, जिसमें आपका कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ भी आता है, जिसमें आपकी रिलीजियस एथिक्स भी आती हैं, जिसमें आपकी रिलीजियस नॉर्म्स एंड वैल्यूज भी आती हैं, जिसमें आपके डिवाइन रूल्स भी आते हैं।
ये चार की चार चीजें आपकी पब्लिक के ऊपर एज इट इज इंप्लीमेंट होंगी। पब्लिक के ऊपर कंपल्शन होगी कि उन्होंने रिलीजन को फॉलो करना है, लेकिन मोनार्क के ऊपर रिलीजियस इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। प्लस मोनार्क को इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन जो है वो अपना सबऑर्डिनेट नहीं समझेगा, बल्कि रिलीजन से मोनार्क चाहे तो उस इंस्टीट्यूशन से हेल्प ले सकता है। अदरवाइज जितने भी आपके रिलीजियस हेड्स हैं वो बेसिकली आंसरेबल होंगे आपके प्रिंस को। ऐसे करने से बेटा फायदा क्या हुआ? ऐसे करने से बेनिफिट ये हुआ कि कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है वो एग्जिस्टेंस में आया। ऐसे करने से ये बेनिफिट हुआ कि फाइनली आप डेमोक्रेसी को एज अ पॉलिटिकल सिस्टम एंजॉय कर रहे हो। क्योंकि अगर रिलीजियस पावर्स ही रूल करती रहती तो फिर तो कभी आपके ये इंस्टीट्यूशन ही डेवलप ना होते। तो आपने जो डेमोक्रेसी के अंदर, और फिर आपकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो हेट्रोजेनियस पॉपुलेशंस रह रही हैं, आपके डिफरेंट रिलीजन के लोग एक कंट्री के अंदर को एग्जिस्ट कर रहे हैं और सबके राइट सेम हैं। पाकिस्तान की एग्जांपल देख लें, यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट भी मिलते हैं, क्रिश्चियंस भी मिलते हैं, हिंदूज भी मिलते हैं। रिसेंटली हमने इस्लामाबाद में जो हिंदू टेम्पल बनाने की बात की है, करतारपुर कॉरिडोर भी हमने ओपन किया है सिख कम्युनिटी के लिए। तो ये जो सारी की सारी आपको चीज़ें नज़र आती हैं, बेसिकली ये आउटकम है सेकुलरिज्म का। और सेकुलरिज्म कब इंश्योर किया जा सकता है? जब आपके हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर रिलीजियस प्रेशर ना हो। पाकिस्तान की अगर मैं आपको यहाँ पे बात कोट करूँ तो पाकिस्तान का फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल नाउ जो सबसे मेजर इशू रहा है वो यही रहा है कि हमेशा आपके पॉलिटिकल सिस्टम ने अपने आप को सबऑर्डिनेट समझा है रिलीजियस पावर्स का। इसीलिए आपके मुल्लाज और उलमास कहीं ना कहीं उनकी पावर बहुत स्ट्रांग है, और वो आज तक पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। तो दिस इज द थिंग, अगर आपने अपने सिविलियन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को और अपने पूरे के पूरे कंट्री को एज अ स्टेट स्ट्रांग करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करें। उससे आप बहुत से रिवोल्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उससे आप सिविल कियोस को भी मैनेज कर सकते हैं, उससे आप सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को भी कहीं ना कहीं स्नैप कर सकते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा मोरालिटी ऑफ द मोनार्क। व्हाट इज मोरालिटी ऑफ द मोनार्क? इसमें वो ये बात करता है कि बेसिकली दो तरह की मोरालिटीज हो सकती हैं। एक आपकी प्राइवेट मोरालिटी होती है और एक आपकी पब्लिक मोरालिटी होती है। अगेन प्राइवेट मोरालिटी जो है वो मोनार्क की होगी, और पब्लिक मोरालिटी जो मोरालिटी है दैट इज गोइंग टू बी वेरी एब्सोल्यूट। पब्लिक के ऊपर कंपल्शन होगी कि वो फॉलो करेंगे मोनार्क। ये जो मोनार्क है वो बेसिकली फॉलो नहीं करेगा मोरालिटी प्रिंसिपल्स को, और जो पब्लिक है वो सारी की सारी मोरालिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। व्हाट डज इट मीन? पब्लिक के ऊपर कंपल्शन उन्होंने सच ही बोलना है, मोनार्क के ऊपर ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। पब्लिक के ऊपर कंपल्शन है कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं करना, मोनार्क के ऊपर ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। पब्लिक के ऊपर कंपल्शन है कि मर्डरिंग नहीं करनी, मोनार्क के ऊपर ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। पब्लिक के ऊपर ऑब्वियसली कंपल्शन है कि यू टर्न नहीं लेना, मोनार्क जितने मर्जी यू टर्न ले सकता है, जैसे कि इमरान खान साहब। तो खैर, प्राइवेट मोरालिटी का कॉन्सेप्ट देने की रीजन क्या थी? क्योंकि मोनार्क को कभी कभी रिवॉल्ट को स्टॉप करने के लिए या अपने कंट्री की, अपनी स्टेट के सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए मर्डरिंग की हद तक जाना पड़ सकता है, कोविड ऑपरेशंस करवाने पड़ सकते हैं। तो अगर मोरालिटी प्रिंसिपल्स मोनार्क के ऊपर भी अप्लाई हुए तो डेफिनेटली मोनार्क की पावर्स वीक हो जाती हैं। और मैकावली ने क्लियर कट कहा कि पब्लिक मोरालिटी और प्राइवेट मोरालिटी फॉर मोनार्क का कंसेप्ट ही इसलिए इंश्योर करना चाहिए ताकि मोनार्क जो है उसके ऊपर मोरालिटीज का प्रेशर ना हो और वो डिसीजंस ले सके, ब्रूटल डिसीजंस भी, अपनी पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए या अपनी स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए। दैट इज व्हाई ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट वर्सेस पब्लिक मोरालिटी। प्राइवेट मोरालिटी में तो वो इस हद तक जाता है कि मोनार्क जो है वो अपनी फैमिली को, अपने इमीडिएट लव वंस को भी मर्डर करा सकता है अगर उसको इसकी जरूरत महसूस हो तो। और वो कहता है कि ये तभी पॉसिबल है जब मोनार्क को पता हो कि मेरी मोरालिटीज रिजिड नहीं है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, और वो मोरालिटी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस रिलेटिव हो जाए। दैट मीन्स अगर आपके सर्कमस्टांसेस में आपको लगता है आपको किसी को मरवाने की जरूरत है, आप तभी अपनी पावर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मोनार्क को अपने आप को इसी तरह साइकोलॉजिकली टेम एंड ट्रेन करना चाहिए कि मुझे इस टाइम पे अपनी मोरालिटी को चेंज करने की जरूरत थी, बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। अगर मैं ऐसे नहीं करता तो मैं कोलैप्स कर जाता। सो दैट इज द मेजर पॉइंट बिटवीन प्राइवेट वर्सेस पब्लिक मोरालिटी।
देन मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स। मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स को वो कहता है कि इससे पहले प्लेटो एंड अरिस्टोटल ने भी बहुत फोकस किया था on the moralities of obviously of the king, but Machiavelli was the first philosopher who claimed that morality has nothing to do with politics. Morality is a completely separate institution and politics is a completely separate institutions. You need to deal with both institutions separately. Why is that so? He claimed that politics is all about lies. Politics is all about brutalness. Politics is all about U-turns. Politics is all about diplomacy. Politics is all about brutality and cruelty at the same time. But if we talk about morality, morality is always about truths. Morality is always about good characters. Morality is always about high moral characters, high values, high norms and very cultured person. So अगर हम morality के ऊपर politics को implement करते हैं तो हमें क्लियर होता है कि अगर कोई पॉलिटिशियन इतना स्वीट और इतना अच्छा हो तो ही और शी कैन बी अ गॉडेस बट ही और शी कैन बी अ पॉलिटिशियन। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज मोरालिटी आपको फिर रोकेगी, इंसर्कल्ड करेगी आपकी पॉलिसीज को, और अगर आपकी पॉलिटिक्स इंसर्कल्ड हो जाएंगी दैट मीन्स आप अपनी पावर लूज कर दोगे, और अगर आप अपनी पावर लूज कर दोगे तो आपकी एम्पायर कोलैप्स कर जाएगी। Then the next concept which is very important again, advisory council. Advisory council का जो concept है that is very important in Machiavellian politics. He claimed that कि war ideology जो है उससे पहले तक जो territorial expansionism की philosophy थी उसको अगर हम देखें तो आप अटैक करते थे stronger states को ताकि आप natural resources को extract कर सको। इसने war advisory council को पहले explain कर देते हैं। एडवाइजरी काउंसिल का जो आइडिया है वो बड़ा डिफरेंट था। एडवाइजरी काउंसिल के अंदर वो ये क्लेम करता है कि बेसिकली मोनार्क हर चीज को खुद नहीं देख सकता, बिकॉज ही कैन बी गुड बट ही कांट बी गॉड। वो बहुत अच्छा हो सकता है अपनी पॉलिटिक्स के अंदर बट वो खुदा तो नहीं है कि हर चीज को देख ले। तो वो ये क्लेम करता है कि फिर करना क्या चाहिए। वो कहता है कि मोनार्क सिर्फ और सिर्फ 9 से ज्यादा नहीं, 9 लोगों को अपने एडवाइजर्स के तौर पे हायर करेगा, सिर्फ 9 को, इससे ज्यादा नहीं। उन 9 लोगों को वो एक एक काउंसिल मतलब एक एक मिनिस्ट्री देगा, लेकिन उनको वो मिनिस्ट्री देने से पहले वो उनका टेस्ट लेगा। अब वो टेस्ट किस तरह का होगा? वो कहता है उसमें 3 प्रिंसिपल्स आपने देखने हैं। पहला, दे शुड बी वेरी इंटेलेक्चुअल्स, मतलब उनको बहुत इंटेलेक्ट होने की जरूरत है ताकि वो अपनी काउंसिल को अच्छे से मैनेज कर सके। दूसरा, फियर ऑफ द प्रिंस, उनके अंदर फियर ऑफ द प्रिंस इंतहा का हो, ठीक है। दे फुलफिल द एवरी ऑर्डर ऑफ प्रिंस विदाउट क्वेश्चनिंग। इवन तो उसने यहां तक कहा कि मोनार्क या प्रिंस उनको अगर ये भी ऑर्डर करे कि जाके मेरी वाइफ का मर्डर कर दो तो वो उसको भी बिना सवाल किए मर्डर कर दें। उनकी लॉयल्टी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए टुवर्ड्स प्रिंस। तो ये 3 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। अगर ये क्वालिटीज हैं तो उनको एडवाइजरी काउंसिल में हायर कर ले। लेकिन उसने ये भी क्लेम किया कि एडवाइजरी काउंसिल के अंदर टाइम टू टाइम वो अपना एक एक एडवाइजर मरवाता जाए, ताकि जिस एडवाइजर के ऊपर उसको लगे कि मैं ज्यादा डिपेंडेंट हूं या सीक्रेट ज्यादा शेयर हो गए हैं उसको मरवा दे। इससे 2 बेनिफिट्स होंगे, एक आपकी पावर स्ट्रांग रहेगी, दूसरा एडवाइजरी काउंसिल के अंदर जो 9 लोग हैं वो फियर रखेंगे प्रिंस का कि ये हमें भी मरवा सकता है। इसी तरह उसने कहा कि आपकी आइडियोलॉजी ऑफ फियर एंड पनिशमेंट जो है उसको आपके एडवाइजरी काउंसिल मैनेज करेगी पब्लिक के अंदर, क्योंकि फियर एंड पनिशमेंट तो मोनार्क ने देना है लेकिन हर बंदे को पैलेस तक तो नहीं लेके आया जा सकता, तो एडवाइजरी काउंसिल ही ये भी मैनेज करेगी। देन जो चीज मैं पहले एक्सप्लेन करी थी उसके ऊपर वापस आते हैं, वॉर आइडियोलॉजी। वॉर आइडियोलॉजी के बारे में जैसे मैंने पहले आपको एक लाइन में बता रही थी कि टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म की फिलॉसफी थी, लेकिन ही वाज द वन जिसने वॉर आइडियोलॉजी को टोटली डिफरेंटली एक्सप्लेन किया। ही क्लेम दैट वॉर आइडियोलॉजी प्रिंसिपल के अंदर आप जब अपनी स्ट्रॉन्गर स्टेट को अटैक करते हैं तो ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, यूथ आती है, मिलिट्री आती है, बट इससे आप द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स की पावर को चैलेंज नहीं कर सकते। तो ही गेव द न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल।
वो कहता है कि वॉर अगर होती है तो आपने न्यूट्रल नहीं रहना। एंड हाउ इज दैट सो? वो कहता है अगर आपकी वॉर, आपकी स्टेट स्ट्रांग है तो बिगर स्टेट होगी, बट इसके इर्द गिर्द बहुत स्मॉलर स्टेट एग्जिस्ट कर रही होगी, और उन स्मॉलर स्टेट्स के अंदर क्या होगा, उन स्मॉलर स्टेट्स के अंदर डिफरेंट मोनार्क्स रूल कर रहे होंगे। तो अगर कोई पावरफुल स्टेट अटैक करती है वीकर स्टेट के ऊपर, तो आप न्यूट्रल ना रहें, आप वीकर स्टेट को जाकर प्रोटेक्ट करें और उनको सिक्योर करें स्ट्रॉन्गर स्टेट के अगेंस्ट। उससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जहां आपकी इतनी टेरिटरी है, सारी वीकर स्टेट्स मिलती जाएंगी और आपकी टेरिटरी इतनी एक्सपैंड हो जाएगी, और जो आपकी स्ट्रॉन्गर स्टेट भी थी वो इतनी सी रह जाएगी। आपके लिए इजी हो जाएगा उस स्ट्रॉन्गर स्टेट को भी कैप्चर करना, और जब ऐसा हो जाएगा तो यू आर गोइंग टू बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर अमंग ऑल। लेकिन वो कहता है कि जब हम फॉलो नहीं करते इस प्रिंसिपल को तो होता क्या है, वो स्ट्रॉन्गर स्टेट जो है उस वीकर स्टेट को कैप्चर कर लेती है, और आहिस्ता आहिस्ता सारी की सारी टेरिटरी जो आपके इर्द गिर्द मौजूद होती है उनको भी कैप्चर कर लेती है। इवेंचुअली आप वीकर हो जाते हो और आप पे अटैक हो जाता है। और जब आप वीकर स्टेट को प्रोटेक्ट करोगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि वहां का जो हेड ऑफ द स्टेट है उसकी सारी की सारी लॉयलिटी जो है वो प्रिंस के साथ होगी। वहां की जो मिलिट्री है उनको पता होगा कि हमने इनकी वजह से वॉर विन की है, तो डेफिनेटली वो अपनी जान की बाजी लगा देंगे आपकी स्टेट के लिए, और वहां के लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज से खुद ही विथड्रॉ कर जाएंगे। तो बिना कुछ किए आप सिंपैथी विन कर लोगे, इमोशंस को भी विन कर लोगे और उनको रूल भी करोगे। दैट वाज द वॉर आइडियोलॉजी। देन हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, सिविल राइट्स और सिविल लिबर्टीज, सेकुलरिज्म, मैंने चेंज वर्ड भी लिखा है, सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं, आइडियाज अबाउट रिलीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। देन इंस्ट्रक्शंस टू द रूलर। पहली बात, पॉलिटिक्स हैव नो रिलेशंस टू मॉरल्स, पॉलिटिक्स की कोई मोरालिटी नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर उसका जो लास्ट चैप्टर है बेटा, उसमें वो एंड पे भी जो है क्रक्स देता है और बकायदा बताता है, प्रिंस की कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है जिसको अगर आप प्रिंस हो तो और आप मेकावलियन प्रिंस हो तो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला है रिसोर्सेज फॉर सक्सेस इन पॉलिटिक्स। रिसोर्सेज सक्सेस इन पॉलिटिक्स के क्या हो सकते हैं बेटे? फियर को आपने इस्तेमाल करना है, वायलेंस को इस्तेमाल करना है, ब्रुटैलिटी प्रिंसिपल को, अपने अगेंस्ट होने वाली रेवोल्यूशंस को आपने स्नब करना है। वेलफेयर, यूटिलिटी एंड कॉज बेस्ड, आपने सिविलियंस के सामने एक इमेज इंश्योर करना है कि वी आर अ वेलफेयर स्टेट, लेकिन उस वेलफेयर स्टेट के अंदर आपने एक और चीज इंश्योर करनी है कि लोगों को आपने सिर्फ नेसेसिटीज इतनी ही प्रोवाइड करनी है जो उनकी जरूरत से भी थोड़ी कम हो, उनकी जरूरत भी फुलफिल ना कर सके, ताकि जो उनकी डिपेंडेंसी है मोनार्क के ऊपर या प्रिंस के ऊपर वो रहे। पॉलिटिक्स नथिंग टू डू विद एथिक्स, जो भी मेकावलियन प्रिंस रोल करेगा वो कभी भी एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जब भी वो एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा वो बहुत स्नब फील करेगा, वो अपनी पॉलिटिक्स के अंदर उतने ओपन एंड ब्रूटल डिसीजंस नहीं ले पाएगा। जस्टिस, मोर लग्जरी, जस्टिस के बारे में आप पब्लिक में एक इमेज प्रिवेल कर दो। क्या अगर कोई इंसाफ लेने आए तो उसके सामने आप इस तरह रखें कि पहले आप पैलेस में आएंगे, आप एप्लीकेशन देके जाएंगे, नेक्स्ट डे आप आएंगे आप क्लर्क से मिलेंगे, उससे नेक्स्ट डे आप आएंगे आप हेड क्लर्क से मिलेंगे, उससे नेक्स्ट डे आएंगे तो आप हेड ऑफ काउंसिल से मिलेंगे, उससे नेक्स्ट डे आप आएंगे तो आप एडवाइजर से मिलेंगे, उससे नेक्स्ट डे आप आएंगे तो आप एडवाइजरी हेड से मिलेंगे, उससे नेक्स्ट डे आप आएंगे तो आप आपकी एप्लीकेशन पास ऑन होगी। उसके बाद जो चीफ जस्टिस है या जो भी काजी होगा उसके पास अगर टाइम हुआ तो ही इज गोइंग टू लिसन योर केस, अदरवाइज यू हैव टू वेट। आप जस्टिस को इतना एक्सपेंसिव कर दो कि लोग ये कहें कि वी आर फाइन विद एवरीथिंग, हमें इंसाफ चाहिए ही नहीं। जिस तरह के कॉन्टेम्परेरी टाइम्स में बहुत सी डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग स्टेट्स में यही होता है, लॉयर हायर करना, कोर्ट्स की हेयरिंग सुनना, पुलिस को पैसे अलहदा देना, तो लोग यही समझते हैं कि जस्टिस इतना महंगा है, इससे बेहतर है कि जस्टिस लो ही ना। फ्रेंड्स शुड बी यूटिलाइज, वो क्लेम करता था कि मोनार्क का कोई दोस्त नहीं होता, मोनार्क को किसी को फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मोनार्क के लिए फ्रेंड सिर्फ इसलिए होने चाहिए कि वो उनको यूटिलाइज कर सके फॉर हिज हर बेनिफिट्स, दैट्स इट। कोई दोस्ती, क्योंकि ये आपको इमोशंस में ले जाते हैं, और ऐसी हर चीज
जो आपको इमोशनल करे, उसको प्रिंस ने अपनी लाइफ से निगेट करना है। पावर एंड डिसेप्शन टू अंडरमाइन, स्टेलमेट टू पीपल हु आर फ्यूचर थ्रेट, आप उन तमाम तर लोगों को ख़त्म करवा दें, मरवा दें जो आपको फ्यूचर में थ्रेट कर सकते हैं। बी फ्लैक्सिबल इफ रिक्वायर्ड, आपने फ्लैक्सिबल सिर्फ वहाँ पर होना है जहाँ पर आपने सिविलियंस की साइकी को रूल करना है, जहाँ पर आपको कभी फील हो जाए कि अच्छा यार सिविलियंस जो है ना वो रिवॉल्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर उनको थोड़ी सी सिंपैथी की ज़रूरत है। जैसे कोई बहुत बड़ा फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, हर चीज़ तबाह हो जाती है, तो वहाँ पर यू कांट बी सो ब्रूटल, वहाँ पर आपने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है ताकि सिविलियंस जो हैं वो आपको डिवाइन, अपने लिए डिवाइन पावर, डिवाइन गॉड ही कंसीडर करें। फिर डेटरेंस थेरी इन पनिशमेंट, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि दैट शुड बी, पनिशमेंट इस तरह की हो कि दैट शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर एवरी अदर पर्सन। एंड कंकरिंग द एरियाज, वही न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल इन वॉर की जो बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म में आपने किस तरह से वॉर आइडियोलॉजी को फॉलो करना है। तो ये उसकी कुछ गाइडलाइंस थी लास्ट चैप्टर के अंदर मनाक या प्रिंस या मैकावलियन प्रिंस के लिए। दिस इज ऑल। मैकावली का आपको मैं रेफरेंस ऑलरेडी कोट कर चुकी हूँ कि कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। आप इसके लिए बेस्ट एग्जांपल जो मैं कोट करना चाहूँगी दैट इज़ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया से रेलेवेंट कुछ वीडियोस उनके लॉज से रेलेवेंट पड़ी हैं, आप वो प्लीज़ देख लीजिएगा। आपको एब्सोल्यूट मोनार्किज्म की डिटेल्स जो हैं वो समझ आ जाएंगी और आपको ये भी पता चल जाए